हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे साथ कर रहे हो सीटेट सेकेंड पेपर के लिए अपनी साइंस की प्रैक्टिस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? आपको बताना है इनमें से नियततापी प्राणी कौन सा है। पहला दिया है ऑप्शन शार्क, दूसरा है सांप, तीसरा है चमगादड़, चौथा है छिपकली। तो प्रैक्टिस क्लास आज की काफ़ी तेज़ी के साथ निकालेंगे अपनी, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है और आपके भी पास काफ़ी कम टाइम होगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है। तो चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? चमगादड़। चमगादड़ कैसा है? नियततापी प्राणी है चमगादड़। सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद में सुपर फास्ट तरीके से अपनी क्लास चलने वाली है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? आपको बताना है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, हैजा, पेचिस, मम्स या फिर हाइड्रोफोबिया। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब होता है पानी से डर लगना। क्या होता है? पानी से डर लगना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? आपको बताना है खाना बनाने के लिए हरे पौधे इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है जल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो सभी लोग आंसर करेंगे खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, इन सभी का प्रयोग करते हैं हरे पौधे खाना बनाने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा है होमोग्लोबिन, तीसरा है आरबीसी, चौथा है डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए सभी के पास में साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ में। ये चल रही है क्लास हमारी सीटेट सेकेंड पेपर के लिए साइंस की क्लास। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन जो है रक्त के लाल रंग का कारण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमरबेल का एक उदाहरण है इनमें से अमरबेल का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है मृत पोषित, चौथा है होस्ट। तो बताइए इनमें से अमरबेल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 6, तेजी के साथ आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? परजीवी जो है वो अमरबेल का उदाहरण है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, आपको बताना है एंटीजन कैसा पदार्थ है। ऑप्शन देखते हैं। शरीर के तापमान को कम करता है, दूसरा है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, चौथा ऑप्शन है विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है एंटीजन कैसा पदार्थ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, साथ में जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरे पौधे होते हैं, आपको बताना है हरे पौधे कैसे होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है स्वपोषक, तीसरा है विषम पोषण जीव, चौथा है सर्वाहारी। हरे पौधे इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं कैसे होते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? स्वपोषक होते हैं ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है आपको बताना है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सभी लोग आंसर करेंगे। कोयला, सोना, हीरा, लोहा, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। कोयला, सोना, हीरा, लोहा में सबसे कठोर कौन सा तत्व हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? सबसे कठोर है हीरा। क्या होता है? हीरा सबसे कठोर होता है, जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 2.24। कितना होता है? 2.24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, RNA किसमें पाया जाता है आपको बताना है। RNA किसमें पाया जाता है।
पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका द्रव्य, तीसरा है कोशिका भित्ति, चौथा है कोशिका सेल। तो एक बार आंसर करेंगे सभी लोग। RNA किसमें पाया जाता है? RNA किसमें पाया जाता है? RNA का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखना RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आंसर करेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है RNA। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है पीतल किसका मिश्रण होता है। सभी लोग जुड़े रहेंगे, अंतिम तक क्लास को देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाए गए हैं। तो बताइए पीतल किसका मिश्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। यह होता है तांबा और जस्ता का। किसका होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपको बताना है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कापरनिकस। किसने की थी खोज? कापरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कापरनिकस ने इसकी खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है कृत्रिम जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग इसका। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था कृत्रिम जीन का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपको बताना है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर करिए सभी लोग। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन आप याद रखना है एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? इनमें से ऐसा कोई नहीं है। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। याद रखना आप लोग, एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपको बताना है जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और ऑप्शनों को। बताइए जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? ओप्रेन ने किया था जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ओप्रेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आपको बताना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? पहला है विलियम हार्वे ने, दूसरा है लुई ब्रेल ने, तीसरा है एल्मर ए स्प्रे ने, चौथा है जोसेफ लिस्टर ने। तो बताइए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर करेंगे। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने की थी रक्त परिसंचरण की खोज। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? आपको बताना है फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? बताइए क्या हो जाएगा इसमें। फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा दी थी एडमंड बेकवेरल ने। किसने दी थी? एडमंड बेकवेरल ने दी थी फोटो वोल्टिक प्रभाव की अवधारणा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, एडमंड बेकवेरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? आपको बताना है किसने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। यानी प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है मीट्रिक
प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी सरकार ने, दूसरा है भारत सरकार ने, तीसरा है यूरोपीय शासन ने, चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? एक बार सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी सरकार ने की थी सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत, याद रखना इसको। फ्रांसीसी सरकार ने सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, यकृत या फिर आमाशय? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? आपको बताना है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा ऑप्शन है सेरिबेलम। तो आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपको बताना है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी के पास में। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपके लिए साइंस की क्लास, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं शुरू हो रहा है तब तक आपके लिए आती रहेगी। ये सीटेट सेकेंड पेपर के लिए है, एक बार और आपको बता दें। तो बताइए इसका क्या जाएगा? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है शरीर का तापक्रम नियंत्रित, याद रखना इसको। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपको बताना है अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कूटपाद, दूसरा है कोशिका मुंह, तीसरा है सीलिया, चौथा है गुदा द्वार। तो आंसर कीजिए, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा होता है, याद रखेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है? तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आंसर कीजिए एक बार इसका। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होता है? टाइलिन होता है। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह कहलाती है? आपको बताना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास जो है ये मनुष्य के द्वारा सांस ग्रहण करना और छोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपको बताना है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, चौथा है सुक्रोज। तो आपको आंसर करना है इसका, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है, याद रखेंगे इसको। देखते हैं आगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आपको बताना है किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंच जाता है? पहला है किण्वन, क्या है? किण्वन, दूसरा है विषण, तीसरा है दहन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
तो इसका हो जाएगा विसरण। क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। 29 का ऑप्शन याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सही इसका है। क्या हो जाएगा? विसरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपको बताना है। श्वसन की अभिक्रिया जब होती है तो खाद्य पदार्थों की परिणति क्या हो जाती है? नंबर 1 है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है संश्लेषण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? विघटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? आपको बताना है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? जितने हमारे साथी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। आगे देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर कीजिए सभी लोग। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? वो होता है 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80 के बीच में होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ड्यूरामीटर। क्या होगा? ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, ड्यूरामीटर। सभी लोग क्लास में बने रहिए, अभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आने बाकी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, आपको बताना है इनमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं मनुष्य के सूंघने की क्षमता कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा घ्राणेंद्रिय पाली जो है ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, आपको बताना है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र इनमें से कौन सा है? आंसर कीजिए एक बार। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सेरिब्रम। इसको याद रखेंगे सभी लोग। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है या फिर रहती है? बताइए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा होता है? आपको बताना है ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित रहती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है? आपको बताना है ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन? ऑक्सीजन है। क्या है ऑक्सीजन? आपको बताना है वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है? ऑक्सीजन स्वादहीन होती है, गंधहीन और रंगहीन गैस होती है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। आगे चलते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इनमें से बताना है आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पहला है पोषण, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है श्वसन, चौथा है सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? आपको बताना है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। आपको बताना है गोबर छत्ता इनमें से किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छत्ता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। आपको बताना है वायुमंडल में कितना CO2 पाया जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग।
78% जो दिया है ये क्या है, ये नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21%। तो बताइए CO2 कितना पाया जाता है, CO2 हो जाएगा 0.03%, ये होता है CO2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, आपको बताना है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग इसका। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। सभी साथी जुड़े रहेंगे और एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी के पास में। याद रखिए सीटेट सेकेंड पेपर के लिए साइंस आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, रोज सुबह आपको क्लास मिलेगी ये साइंस की क्लास। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO काइट्स। क्या हो जाएगा, छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं CO काइट्स। याद रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, आपको बताना है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है नाक, तीसरा है ट्रेकिया, चौथा है क्लोम। तो बताइए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा फेफड़ा। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, आपको बताना है। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 43 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो डायरिया है, या फिर TB हो जाएगा, या फिर निमोनिया हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए B और C दोनों हो जाएंगे। तो आपको बताना है कौन सी बीमारी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होती है TB और निमोनिया, ये दोनों ही हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर देती है। आगे देखते हैं। आगे है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, आपको बताना है। जब किसी व्यक्ति का उच्च रक्तचाप हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाता है हाइपर टेंशन बोला जाता है उसको। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, आपको बताना है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, इसका आंसर कीजिए सभी लोग। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, आपको बताना है। किसी पौधे में जब जल आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, आपको बताना है। इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा या फिर जड़। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको कहते हैं, पत्ती को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। आगे चलते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, आपको बताना है। जो पौधे होते हैं उनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, जड़, रंध्र, टहनी या तना। आंसर कीजिए एक बार। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रहते हैं, रंध्र रहते हैं, रंध्र। याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है। फेफड़ा का आकार होता है, आपको बताना है फेफड़ा का आकार कैसा होता है। गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, फिर अंडाकार होता है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है साथियों, शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। तो साथियों हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको हमारी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए आगे की क्लासें भी बनाई जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।